अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक़्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान बर-ए-सग़ीर में सुबह हो रही है और पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के नव-मुंतखब चीफ़ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी ने रावलपिंडी के शहर में अडयाला जेल के बाहर सारी रात से धरना दिया हुआ है। ये उनका 8वां विज़िट है, वो इमरान खान से मिलने पे इसरार कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि मैं 8वीं दफ़ा यहाँ पे आया हूँ, मेरे पास अदालत का परवाना है, मुझे पुलिस लिख के दे दे कि मेरी मुलाकात इमरान खान से क्यों नहीं करवाई जा रही। उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के बहुत से मेंबरान भी हैं। वो कहते ये हैं कि हमें इमरान खान की सेहत के और उनकी सलामती के हवाले से मैं कंसर्न्ड हूँ। कि पाकिस्तान की सियासत में किस किस्म का लम्हा है, इसकी क्या अहमियत है, मैं इसकी तफ़सीलात पे अपना एक एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी आपके सामने कहना चाहता हूँ, बावर करवाना चाहता हूँ, शायद कुछ लोगों को ना भी पसंद आए, कि पाकिस्तान हमारा तमाम तर फ़ोकस जो है वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स पे रहता है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे रहता है, इमरान खान की तरफ रहता है, जिसकी वजह से दुनिया में एट द सेम टाइम बहुत सी और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, जो दुनिया को शेप करती हैं और ये जो बदलती हुई दुनिया है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान पे, मुस्लिम दुनिया पे असरअंदाज होती है। हम उनके ऊपर अपनी तवज्जो नहीं रखते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं बहुत सी डेवलपमेंट्स जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, जहां वाशिंगटन के अंदर जो अफ़गान शहरी है जिसने हमला आवर हुआ व्हाइट हाउस के करीब, जिसके नतीजे में नेशनल गार्ड 2 शदीद ज़ख्मी हुए, उसकी बहुत सी तफ़सीलात हमारे सामने आ रही हैं कि कैसे वो CIA के एक डेथ स्क्वाड 0 यूनिट के लिए काम करता रहा। वो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का आलाकार था। इसकी क्या अहमियत है, अमेरिका में इस वक़्त किस किस्म की डिबेट हो रही है और किस तरह से ईसाइयत की दुनिया के रोमन कैथोलिक चर्च के पोप लियो, जो पहले अमेरिकन पोप हैं, अमेरिकन ओरिजिन पोप हैं, वो अब दुनिया के दौरे पर निकले हैं और कैसे अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। होना तो ये चाहिए कि उनको तो खुश होना चाहिए कि पहला पोप है जो अमेरिकन है, लेकिन वो परेशान है बिकॉज़ पोप के जो आइडियाज़ हैं वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर और फिर हिंदुस्तान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन तमाम चीज़ों पे मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। लेकिन शुरू करते हैं बात का रावलपिंडी से, इमरान खान से, अडयाला जेल से। सबसे पहले नोट कीजिए कि जहाँ CM खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने धरना दिया हुआ है। जुमेरात का दिन जो पाकिस्तान में ख़त्म हुआ, उसमें बहुत से लीडर्स हैं जिनका ताल्लुक हुकूमत से भी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से भी है। उन्होंने टेलीविज़न के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में ये खबर भी दी कि इमरान खान बिल्कुल सही हैं, सेहतयाब हैं, कोई मसला नहीं है, अडयाला जेल के अंदर हैं और रीअश्योर भी किया और मुबारकबाद भी दी। हुकूमत की साइड से ये खबरें देने वाले और ये कमेंट करने वाले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब के पॉलिटिकल अफेयर्स के एडवाइज़र राना सनाउल्लाह, जो इससे पहले पंजाब के लॉ मिनिस्टर और NTA मिनिस्टर रह चुके हैं, वो थे और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब अता तारड़ थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वकास अकरम साहब ने इस किस्म के कमेंट्स किए, मुबारकबाद दी, इत्मीनान का इजहार किया और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इस किस्म के कमेंट्स किए। अब राना साहब ने और अता तारड़ ने ये कहा कि जेल की अथॉरिटीज़ ने उन्हें ये बताया है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर्स उनको रोज़ उनका मुआयना करते हैं, हर दिन करते हैं, हर हफ्ते करते हैं, वो एक्सरसाइज़ भी करते हैं। माफ़ कीजिएगा। उनको बहुत अच्छी खुराक जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। राना साहब ने ये भी कहा कि उनकी जो लोकेशन है वो अडयाला जेल में ही है, क्योंकि मुसलसल अफ़वाह थी कि उन्हें अडयाला जेल से किसी मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में मुंतकिल कर दिया गया है ताकि उनकी मुलाकात को और ज़्यादा मुश्किल बना दिया जाए। लेकिन राना साहब ने कहा कि ऐसा तो किसी अदालत को बताए बगैर या अदालत की परमिशन के बगैर हो नहीं सकता। यानी राना साहब हमें ये बताने की कोशिश भी साथ साथ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अदालत नाम की कोई चीज़ भी है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, पाकिस्तान में कोई अदालत नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है, पाकिस्तान में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वरना चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, जो एक इलेक्टेड सूबे का वाहिद सूबा जहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर है। पाकिस्तान के किसी भी सूबे में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, पाकिस्तान के तमाम सूबों में जाली हुकूमतें बनाई हुई हैं। तो एक वाहिद सूबा जहाँ पर असल हुकूमत है वो खैबर पख्तूनख्वा है। उसका जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है वो बाहर बैठा हुआ है और 8वीं दफ़ा बैठा हुआ है और अदालत का परवाना लेके बैठा हुआ है। अगर अदालत होती, अदालत नाम की कोई चीज़ होती, तो ज़ाहिर है उसकी मुलाकात हो गई होती। बहरहाल राना साहब का है कि कहने में क्या हर्ज है। अब राना साहब का ये भी कहना है कि ये सारी अफ़वाहें जो हैं ये हिंदुस्तानी और अफ़गान सोर्सेज़ ने मचाई हैं इमरान खान के हवाले से, वरना इनमें कोई हकीकत किसी किस्म की नहीं। राना साहब का और अता तारड़ का तो चलें कहना बनता है। मुझे थोड़ी-सी परेशानी और हैरानगी इस चीज़ में, परेशानी से ज़्यादा मुझे हैरानगी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडर हैं शेख वकास अकरम और जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र,
ان کو کس نے یہ شور کروایا ہے کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ڈالا جیل کے اندر ہے؟ کیونکہ یعنی 2+2 کر کے ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے اندازہ لگا کے تو میں ادھر امریکہ سے بیٹھ کے بھی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہوں گے، اور کچھ ایسی مصلحتیں اور وجوہات ہیں آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب کی، جس کا میں مزید بہت تفصیل سے ذکر کرنے والا ہوں، جس وجہ سے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ لیکن شیخ وقاص اکرم کو اور بیرسٹر علی ظفر کو اتنا جو اطمینان ہے کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں، اس اطمینان کی کیا وجہ ہے، یہ مجھے کوئی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ صرف حکومت کی پوزیشن ہی ان کے سامنے ہے، یہ اپنی ایک سکس سینس ان کے سامنے ہو سکتی۔ ہیونگ سیڈ دس، یہ امپورٹنٹ ہے کہ دونوں نے یہ اصرار کیا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ عمران خان کے ساتھ فوری طور پہ ان کے گھر والوں کی، پارٹی کی، وکلا کی ملاقات کروائی جائے، ان کے ڈاکٹرز کی ملاقات کروائی جائے۔ اس سے پہلے کہ میں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی پوزیشن کی طرف چلوں، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ عمران خان کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں، دوسرے جو ان کے بیٹے ہیں، قاسم خان نے ایک لمبا چوڑا بہت خطرناک قسم کا، میں سمجھتا ہوں تشویشناک قسم کا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو ان کے والد صاحب سے 6 ہفتے، وہ کہتے ہیں کہ 6 ہفتے سے ان کی کوئی قابل ذکر ملاقات نہیں ہو سکی، ان سے کوئی ٹیلی فون پہ رابطہ نہیں ہے، ان کی کسی نے آواز نہیں سنی ہے، اور وہ اور ان کے گھر والے عمران خان کی سلامتی کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی سیکیورٹی پروٹوکول نہیں ہے، یہ خالصتاً کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں سیکیورٹی پروٹوکول نہیں ہے، یہ ایک ہیراسمنٹ کا پروسیس ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے باپ کی پروف آف لائف کی ایویڈنس چاہیے۔ یہ ٹرم جو انہوں نے استعمال کی ہے، پروف آف لائف، کہ عمران خان زندہ ہیں، اس کا انہیں ایک ثبوت چاہیے۔ اور انہوں نے دنیا بھر کی حکومتوں سے، اقوام متحدہ سے اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشن یعنی ہیومن رائٹ واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ریڈ کراس وغیرہ، ان سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کو یقینی بنائیں۔ اچھا، دیٹ از ویری کروشل۔ ان کے اس ٹویٹ کو میں سمجھتا ہوں کوئی آخری جب میں نے چیک کیا تو 20,000 سے زیادہ اس کو ری ٹویٹ کیا جا چکا ہے، اور اس کو کئی لاکھ دفعہ لوگ جو ہیں اسے دیکھ چکے ہیں۔ آئی ایم سوری فار دس، یہ میں نے ہمیشہ بند کیا ہوا ہوتا ہے، کہ میں نے کیسے آج بند نہیں کیا کہ یہ کھلا رہ گیا، اور میں اس کو بند کر دوں اس سے پہلے کہ اس پہ درجنوں مجھے ہر وقت ہی بہت کالز آتی رہتی، لیکن یہ میں نے بند کیا ہوا تھا اکثر۔ ویری سوری فار دس۔ اچھا، اب اس کا آپ آگے چلیں، اب آئیں سہیل آفریدی صاحب کی طرف۔ ڈفرینس دیکھیں کیا ہے۔ ڈفرینس یہ ہے کہ جہاں انہوں نے ٹیلی ویژن پہ پروگرام دیے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ بیرسٹر علی ظفر یا شیخ وقاص جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں اس وقت، سہیل آفریدی نے along with مینا آفریدی، along with شفقت ایاز، بہت سے اور لیڈرز کے ساتھ انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے ساری رات سے اڈیالہ جیل کے باہر، اور آخری جب میں نے چیک کیا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک تو یہ دھرنا کنٹینیو کر رہا تھا۔ انہیں پھر بعد میں جب دھرنے کا پتہ چلا تو ان کو جوائن کر لیا محمود اچکزئی نے، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیڈر ہیں، راجہ ناصر عباس نے بھی۔ اور سی ایم مسلسل کے کہتے رہے کہ پولیس مجھے ان رائٹنگ دے دے کہ میری ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی، میرا 8واں وزٹ ہے، کیا وجہ ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ میں ایز پر کانسٹیٹیوشن، ایز پر لا، ایز پر کورٹ آرڈرز میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ کنسرن ہوں، عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، 3 ہفتے سے زیادہ جو ہیں ہو چکے ہیں کہ ہماری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ محمود خان اچکزئی نے وہاں پر یہ سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ چھوٹی سی بات ہے کہ عمران خان کی ایک ٹیلی فون کے کیمرے کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو ایشو کر دیں، جس میں عمران خان ابھی ہمیں بتا دیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے، کوئی ہمیں کنسرن نہیں ہونا چاہیے، تو سب لوگ مطمئن ہو جائیں گے کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہاں ہے رول آف لا، کہاں ہے عدالت؟ اب ایم پی اے شفقت ایاز نے ایک ویڈیو ایشو کی اب سے چند گھنٹے پہلے، 2-2.5 گھنٹے پہلے، جس میں انہوں نے کہا کہ راجہ ناصر عباس نے اور محمود اچکزئی نے سی ایم سہیل آفریدی کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی کہ چلیں اب دھرنا ختم کر دیتے ہیں، ساری رات ہو گئی ہے، یہ نہیں مانتے، لیکن سہیل آفریدی بضد تھے کہ نہیں، ہم جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوگی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پولیٹیکل مومنٹ ہے، انہوں نے سٹینڈ لے لیا۔ میں پہلے بھی سوچ رہا تھا، لاسٹ ٹائم بھی جب محترمہ علیمہ یہاں پہ تھیں اور ان کی دوسری بہن یہاں پہ تھیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہیں وہ رات کو کیوں اپنا دھرنا ختم کر دیتی ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ دھرنا جاری رکھیں اور صبح تک یہیں بیٹھی رہیں۔ یہ ایک پرامن دھرنا ہے، عدالت یعنی ایک جیل کے باہر دھرنا دینے میں، جہاں ان کے درجنوں، ان کے ساتھ تو سینکڑوں لوگ اس وقت آئے تھے، مجھے نہیں پتا اس وقت کتنے لوگ ہیں، تو دھرنا انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے تھا۔ اور سہیل آفریدی نے یہ کہا کہ وہ پچھلی دفعہ بھی آنا چاہتے تھے، لیکن عمران خان کی بہنوں نے انہیں منع کر دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے نو منتخب ینگ چیف منسٹر سہیل آفریدی نے ایک بالکل قانونی، آئینی اور اصولی موقف اختیار کیا ہے کہ میری ملاقات کروائی جائے، اور ان کا دھرنا بالکل جائز ہے، اور یہ انہوں نے بہت ایک اچھا سمارٹ ان کا یہ ایک سٹینڈ ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ راولپنڈی کا شہر، جس کی آبادی 50 لاکھ سے زیادہ ہے، وہاں سے پرامن طریقے سے
बगैर कोई मुजाहरे की शक्ल नहीं करने पुरअमन तरीके से हज़ारों लोगों को अडयाला जेल के बाहर इकट्ठा होना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, ज़रूरत समझें तो पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए, पुरअमन रहना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि वो इमरान खान की सेहत और उनकी सलामती के हवाले से कंसर्न है। वो सिर्फ चाहते हैं कि इमरान खान के साथ सुहेल आफरीदी की और उनके घर वालों की, उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जाए। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जो असल मोमेंट होता है उस मोमेंट पर लोग फैसला नहीं कर सकते। ये मोमेंट है। इस मोमेंट में सुहेल आफरीदी वहाँ सारी रात से बैठे हैं, उनके साथ बहुत से लोग हैं। ये वो मोमेंट है जहाँ रावलपिंडी के लोगों को खुद से निकलना चाहिए और उन्हें अडयाला जेल के बाहर आना चाहिए, और उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और इस रजीम को, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम को ये एहसास होगा कि वो इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये मेरा इसमें एक एनालिसिस है। अब मूविंग फॉरवर्ड मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इमरान खान अडयाला जेल में ही हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो ठीक भी होंगे। मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, मैंने हर वीलॉग में आपको बताया। उसका जवाब ये है कि गुज़िश्ता रात जो दिन ख़त्म हुआ, थर्सडे की रात को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ऑफिस है उसे फॉर्मली एबॉलिश कर दिया गया, और जो आउट गोइंग चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिद शमशाद मिर्ज़ा, जिनके बारे में मैं मज़ीद एनालिसिस भी आपके सामने रखता हूँ, वो उन्होंने एक अलविदाई जो एक फेयरवेल स्पीच होती है वो भी उन्होंने कर दी। ये ऑफिस जो था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का, इसको 1976 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम किया था, और ये अमेरिकन तर्ज का एक ऑफिस था। कायम मैं समझता हूँ पॉलिटिकल सेंस में उन्होंने किया ही इसलिए था कि हर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जो आखिरी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर था जो एक्चुअली जिसके पास कोई अथॉरिटी या ऑटोनॉमी थी, तो वो एक ही प्राइम मिनिस्टर आया है, वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। 1951, 52 या 3 के बाद अगर कोई पाकिस्तान में 5 साल का टाइम पीरियड आया जिसमें एक निस्बतन ऑटोनमस और ख़ुद मुख्तार सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती थी, तो वो सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की प्राइम मिनिस्टरशिप थी। लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमेशा डरते रहते थे कि फ़ौज किसी वक्त भी तख्ता उलट देगी, और वो हमेशा कोशिश करते रहते थे कि किस तरह से इसे नामुमकिन बनाया जाए। तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ऑफिस उन्होंने क्रिएट किया, जिसमें आर्मी की पावर को, पॉलिटिकल पावर को डाइल्यूट करने के लिए वो नेवी और एयरफोर्स को लेकर आए, ताकि टॉप लेवल पे कोऑर्डिनेशन में, रोटेशन में आर्मी और एयरफोर्स को भी ये पोजीशन मिले। तो ये 1976 में उन्होंने क्रिएट किया था, मेरे हिसाब से विद सिंगुलर ऑब्जेक्टिव कि जो बड़ी फौज है उसकी जो पॉलिटिकल कंट्रोल होता है आर्मी चीफ का पाकिस्तान की सियासत में, जो इंटरफेरेंस की कैपेबिलिटी होती है, उसे रिड्यूस किया जाए। बहरहाल उनकी स्कीम कामयाब इसलिए नहीं हो सकी कि उसके 1 साल के बाद ही मार्शल लॉ दोबारा लग गया, और जब भी मार्शल लॉ लगता है, चूँकि बड़ी फ़ौज मार्शल लॉ लगाती है, तो जनरल ज़िया जो हैं वो मुतलकुल अनान बन गए, और उसके बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ऑफिस को कभी भी पनपने का मौका जो है वो नहीं मिल सका। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, अब सिचुएशन ये है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ऑफिस तो रात को ख़त्म हो गया, लेकिन अब एज ऑफ द फ्राइडे मॉर्निंग पाकिस्तान में अभी तक जो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस है उसका ऐलान नहीं हो सका। वो आज एक्सपेक्टेड है कि उसका ऐलान हो जाएगा। जो खबरें मैंने देखी हैं वो ये है कि अभी तक जो CDF है, यानी कमांडर डिफेंस फोर्सेस के ऑफिस की जो लीगल जो स्टेटमेंट इशू करनी है, उसकी नोक पलक दुरुस्त हो रही। उसमें भी मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि ये कहानी दरमियान में डाली जा रही होगी पख, कि किस तरह से 5 साल तक वो ये कंटिन्यू करेगा ही 2030 तक, लेकिन फिर 2030 से 2035 तक भी जो कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस है वो दोबारा कंटिन्यू कर सकता है। वहाँ पर भी कुछ चीज़ डाल रहे होंगे कि इसको कोई चैलेंज जो है वो नहीं कर सकता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर उसको ऑथराइज़ करेगा। एक्सपेक्टेड ये है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज के दिन में, ये जो जुमे का दिन है, इसमें ये नोटिफिकेशन ऑर्डर जो कुछ भी उन्होंने करना है वो ये कर देंगे ऑफ द कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस का, और हम एक नए मरहले में तारीख के जो है वो हम शामिल हो जाएंगे। अब इस हवाले से ज़रा नोट करें कि डॉन अखबार के अंदर बाकर सजाद सैयद जो है, जो बहुत ही अच्छा लिखते हैं, उन्होंने एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी है। ये उन्होंने कोई एनालिसिस नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट लिखी है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि उसके अंदर तमाम तर एनालिसिस भी पाया जाता है। यही एक अच्छी कामयाब राइटिंग होती है। उसमें उन्होंने फैक्ट्स ऐसे डिस्क्राइब कर दिए हैं एक्यूमुलेटेड तरीके से कि उसको पढ़ के मज़ा आ जाता है। तो उसमें उन्होंने आखिर में ये बताया कि जो डिफेंस लेवल एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो समझते हैं कि ये जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है, जो कमांडर डिफेंस फोर्सेस है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी सेंट्रलाइजेशन पैदा कर दी गई है एक ऑफिस के अंदर।
چونکہ باخر پاکستان میں اور میں امریکہ میں ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی آفس کی سینٹرلائزیشن نہیں ہے، یہ تمام تر سینٹرلائزیشن ایک فرد واحد اور ایک شخص جنرل عاصم منیر کی ذات کے اندر یہ سینٹرلائزیشن کر دی گئی ہے۔ اگر کسی آفس میں کسی اسٹیبلشمنٹ میں ایسی سینٹرلائزیشن ہوتی تو اتنی بری بات نہیں تھی، اتنی خطرناک بات نہیں تھی۔ یہاں ایک شخص، ایک فرد واحد جو ہے، اس کی اپنی ایک نفسیات ہے، اس کی تمام تر ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک سینٹرلائزیشن پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ پاکستان کی ریاست کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے، جس میں اب آرمی کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس اور نیوی، پاکستان کی نیوکلیئر کمانڈ، پاکستان کی سائبر کمانڈ، پاکستان کے تمام ایسٹس جو ہیں وہ ایک شخص کے نیچے جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں۔ سو مچ سو کہ ایک کمانڈر آف دی نیشنل اسٹریٹجک فورسز جو 4 اسٹار جنرل ہوگا، وہ آفس ابھی کریٹ ہونا ہے، وہ بھی کریٹ ہوگا، اس کی ریکمنڈیشن کہ وہ کون ہوگا جنرل 4 اسٹار جنرل، وہ بھی کمانڈر آف دا ڈیفنس فورسز کریں گے، پرائم منسٹر پہ وہ لاگو ہوگا۔ انفیکٹ آئین میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 243 میں امینڈ کر کے یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ جو کمانڈر آف دی نیشنل اسٹریٹجک فورسز ہوگا، اس کی جو ریکمنڈیشن کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، اس کو کہیں پر بھی اس کا کوئی جوڈیشل ریویو نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی جوڈیشل چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، آرگیومنٹ جو اس میں دیا جا رہا ہے، جو کہ ڈان نے بھی ریپروڈیوس کیا ہے، جناب باقر سجاد سید صاحب نے، خیر انہوں نے اس کو اس طرح سے پروڈیوس نہیں کیا کہ یہ صحیح ہے، لیکن وہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ضروری ہو گیا تھا، ناگزیر تھا، کیونکہ فورسز کی نئے چیلنجز کھڑے ہو چکے ہیں۔ فورسز کی ماڈرنائزیشن کے لیے آپ نے ایئر فورس کو، نیوی کو، نیوکلیئر کمانڈ کو، سائبر کمانڈ کو، سب چیزوں کو آپ نے، انفارمیشن کو، انٹیلیجنس کو آپ کو ایک جگہ پہ انٹیگریٹ کرنا تھا۔ بہانہ بنا لیا گیا ہے کہ مئی میں ہندوستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس کے بعد یہ ناگزیر ہو گیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی آپ کو کہیں پر بھی یہ آرگومنٹ دیتا ہے، لکھا ہوا یا زبانی بولتا ہے، فوری طور پہ اس کے بارے میں دائرہ لگائیں کہ یہ آدمی منافق ہے، چور ہے، اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، یا یہ ڈفر ہے بالکل، کیونکہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ کسی آفس کے لیے نہیں کیا جا رہا، نہ ماڈرنائزیشن کے لیے جا رہا ہے، یہ ایک زندہ فرد واحد جو ہے، جو سامنے اپنے لیے سینٹرلائزیشن پیدا کر رہا ہے، پورے پاکستان کے انتظامی ملٹری ڈھانچے کے اوپر اپنا مکمل کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے، جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا۔ جو میڈیول بادشاہ ہوتا تھا نا، اس کے پاس اس قسم کا کنٹرول اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی، تو ریاست کو، لوگوں کی اور شہریوں کی زندگی پہ اس قسم کا کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ کو شہروں پہ کی جگہوں پہ کنٹرول ہوتا تھا، اس کی فوج کو، نہ ہی ریگولر فورسز ہوا کرتی تھیں، ارریگولر فورسز ہوتی تھیں جو جنگ کے ذمے میں زیادہ اکٹھی کر لیتے تھے۔ تو یہ جو سینٹرلائزیشن اس وقت پاکستان میں پیدا کی جا رہی ہے، یہ انسانی تاریخ کے اندر بھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میں کبھی آپ کو پھر بعد میں ایکسپلین کروں گا۔ اب ساحر شمشاد مرزا صاحب، میں نے کہا کا مزید ذکر کرنا ہے، انہوں نے ایک فیئرویل اسپیچ بھی دی، اور بدقسمتی سے اس فیئرویل اسپیچ کے اندر بھی ساحر شمشاد مرزا میں کوئی ہمت پیدا نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہاں پر بھی اس نئے نظام کو، یعنی جو ان کے آفس کو ختم کر کے بنایا جا رہا ہے کمانڈر آف دی ڈیفنس فورسز، اس کو انہوں نے سپورٹ کیا کہ اس کی ضرورت ہے۔ ساحر شمشاد مرزا صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو تاریخ کیسے یاد کرے گی۔ تاریخ ساحر شمشاد مرزا کو یاد کرے گی، بہت ہی شریف اور ڈرپوک آدمی تھے، شریف النفس۔ پاکستان میں شریف آدمی بھی اسی کو کہتے ہیں جو ڈرپوک ہوتا ہے۔ تو ان کو یاد کریں گے کہ یہ بہت ہی کمزور آدمی تھا، بہت ہی یعنی شریف اور کمزور اور ڈرا ہوا آدمی تھا، جس کے پاس اللہ نے بہت اس کو اپرچونٹی دی ایز کمانڈر 10 فورسز آف راولپنڈی اینڈ دین ایز چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، کہ پاکستان کی خاطر، پاکستان کی فوج کے مستقبل میں، پاکستان کی آئین جو بھی اس کی بنیادی ذمہ داریاں تھیں، اس میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو رول پلے کرتا۔ لیکن یہ اتنا کمزور آدمی تھا، اتنا ڈرا ہوا تھا، اتنا سرکاری نوکری پیشہ آدمی تھا کہ یہ کچھ بھی ٹکے کی کنٹریبیوشن نہیں کر سکا پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ اور میں ساحر شمشاد مرزا صاحب، جب بھی آپ کو لوگ ملیں گے نا منافق، وہ آپ کے منہ پہ آپ کی تعریفیں کریں گے، سر 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 سر، لیکن اپنی بیوی بچوں کو گھر جا کے یہی بتائیں گے کہ یار ساحر شمشاد مرزا ایک بیچارہ شریف اور ڈرپوک آدمی تھا۔ باقی پھر بھی کبھی اس کی بات کروں گا، بعد میں بھی اتنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال ہے، اور یہ صورتحال جب گزر جائے گی 1-2 دن میں، جب جنرل عاصم منیر کو اطمینان ہو جائے گا کہ میں نے پورے سسٹم کو کنٹرول کر لیا ہے، 2030/2035 تک میرا میدان کلیئر ہو گیا ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ملاقات عمران خان کی ہو جائے۔ لیکن اگر پنڈی کے لوگ بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر پرامن طریقے سے، پیسفل طریقے سے، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد، ملاقات کیوں نہیں کراتے، کنارے مارتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ چند منٹ کی ملاقات جو ہے سہیل آفریدی کے ساتھ یا عمران خان کی بہنوں کے ساتھ آج ہی ہو جائے۔ موونگ فارورڈ، ورنہ 2 کو ہو جائے گی، 2 دسمبر کو۔ موونگ فارورڈ کہ واشنگٹن میں کیا کھچڑی خوفناک قسم کی پک رہی۔ رحمت اللہ لکنوال
ठीक है, अब सारी कहानी अच्छा डेमोक्रेसी रहमतुल्लाह लखनवाल नाम है उस 29 बरस के अफ़गान शहरी का जो उसको अमेरिका में असाइलम जिसको मिल चुका था, जिसने 2 नेशनल गार्ड्स को बड़ा सीरियसली ज़ख्मी किया, उसको इंडाइट कर दिया है बहुत तेज़ी से, 15 साल की सज़ा उसके लिए मानी है। प्रोसिक्यूटर्स का ये कहना है, अटॉर्नी का जो भी अटॉर्नी जनरल वगैरह हैं कि अगर वो नेशनल गार्ड में से किसी की डेथ हो गई, तो फिर ये मर्डर के खाते में फर्स्ट डिग्री मर्डर में चला जाएगा, लेकिन चूँकि डेथ हुई नहीं है, उनको बचाने की कोशिश हो रही है, तो इस स्टेज पे 15 साल की सज़ा उसके लिए मानी। लेकिन चूंकि ये एक जमहूरियत है अनलाइक पाकिस्तानी अथॉरिटेरियनिज्म के, यहाँ पर अब हमें रहमतुल्लाह लखनवाल के बारे में बेतहाशा इन्फॉर्मेशन 24 घंटे में निकल आई है, स्टोरी आफ्टर स्टोरी आ रही है, हर 2 घंटे के बाद स्टोरी आ रही है, खप पड़ी हुई है, खिचड़ी पक गई है, और हुकूमत को मजबूरन FBI को, गवर्नमेंट को, पेंटागन को, सबको ये मानना पड़ गया है, डायरेक्टर CIA को, कि लखनवाल जो है वो एक CIA ऑपरेटर था, जो CIA के यूनिट 003 में काम करता था कंधार में। यूनिट 3 क्या था CIA का, और कंधार में क्यों काम करता था? ये CIA के यूनिट्स तो अफ़गानिस्तान में शुरू से थे। ये बेसिकली हिट स्क्वाड्स थे, इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड्स थे, काउंटर टेररिज्म का ये काम करते थे। ये लोगों को मार भी डालते थे, टॉर्चर करते थे, किलिंग में इन्वॉल्व होते थे, अबडक्शंस में इन्वॉल्व होते थे। लेकिन इनकी अहमियत जो है, कहते हैं कि 2014 में जब लार्ज स्केल अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल हो गया, तो CIA के जो ये यूनिट्स थे, 0 यूनिट्स, इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इनके ऊपर ही रिलायंस थी सारी ऑक्यूपेशन की। और कंधार चूँकि तालिबान का गढ़ था, तो वहाँ पर लोगों को उठा लेना, उनको टॉर्चर करना, उनको एक्सिक्यूट कर देना, उनको मार डालना, ये सारा CIA के यूनिट ये काम करते रहे। अभी वैसे ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा गया कि इसके मोटिव क्या थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों की स्टेटमेंट्स अमरीकी ज़राया ब्लॉग पे छप रही हैं, जो कहते हैं कि ये ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा किलिंग और टॉर्चर के इंस्टेंसेस में इन्वॉल्व था। इसको एक जिसको पोस्ट वॉर ट्रॉमा कहते हैं, इसको वो ट्रॉमा था, ये अपने आप को गिल्टी समझता था, ये समझता था कि इसने गलत काम किया, इसमें एहसास जुर्म था। ये सारी कहानी जो है थोड़ी थोड़ी सी इमर्ज हो रही है कि बेसिकली इसकी एक मेंटल डिस्टर्बेंस भी जो है वो चल रही थी। अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका में जो खप पड़ी हुई है कि इस सारी सूरत हाल के लिए ज़िम्मेदार कौन है? इसके लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ज़िम्मेदार है, जिसने ये पॉलिसी बनाई थी ऑपरेशन एलाइज वेलकम 2021 में, जिसके नतीजे में 70,000 अफगान जो है उनको अमेरिका में इमिग्रेट करने का और एंट्री का मौका मिला। या इसके लिए वो गवर्नमेंट ट्रंप की रिस्पॉन्सिबल है, जिसने बहरहाल हर कैंडिडेट को असाइलम देने से पहले उसके केस की एवेल्यूएशन करनी थी, और इसको फाइनल असाइलम स्टेटस इसका अप्रूव हुआ है जाके अप्रैल 2025 के अंदर। तो अगर बाइडेन की पॉलिसी गलत थी, जिसने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आए हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम कह रही है, दूसरी तरफ से डेमोक्रेटिक मीडिया ये कहता है कि फिर एवेल्यूएशन तो आपने करनी थी कि किसको असाइलम देना है, किसको नहीं देना। बहरहाल ये कि बहस चल रही है, मैं समझता हूँ वैसे बाइडेन की पॉलिसी खासी खतरनाक थी। ऑन दी अदर हैंड, बाइडेन की पॉलिसी इस चीज़ के ऊपर कंटेंजेंट थी कि जिन लोगों ने आपकी खातर लड़ा, अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला, और अगर वहाँ पे तालिबान आ जाते हैं, तो जो आपके इस किस्म के डेथ स्क्वाड्स में CIA के लिए काम करते थे, उनको तालिबान मार डालेंगे। तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद में इनको एंट्री दी गई थी। बहरहाल ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिबेट है। जो चीज़ में लोगों को बहुत हैरानगी और दबे अल्फाज में लोग ये बात रेज़ कर रहे हैं कि ये किस किस्म का हमला था, इसको किसी ने इस्तेमाल तो नहीं कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप की तीनों ज़रूरियात पूरी हो गई इस हमले से। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है असाइलम के ख़िलाफ़, इमिग्रेशन के ख़िलाफ़। वो मसलसल कह रहे हैं कि नेशनल गार्ड्स और आर्मी की प्लेसमेंट अमेरिकन शहरों में हो सकती है, जिसको जुडिशरी रेजिस्ट कर रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ हो गई है जिससे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पोजीशन मुस्तहकम हो गई। ये इस वक्त अमेरिका के अंदर की डिबेट है। अब मूविंग फॉरवर्ड टू अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, जिसका ताल्लुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया से है, जहाँ का बहुत ही एक ग्लोबली प्रेस्टिजियस डिबेटिंग क्लब एग्जिस्ट करता है। और वहाँ पर मेरा ख्याल है उसके प्रेसिडेंट पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, या बहरहाल पाकिस्तानी सोसाइटी के हैं, साहब हैं, स्टूडेंट हैं, जिनका नाम है मूसा हिराज। मूसा हिराज ने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक डिबेट ऑर्गेनाइज की, और उस डिबेट से बिल्कुल आखिर में चंद घंटे पहले जब वो डिबेट होनी थी, एक दिन पहले, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये डिबेट होनी थी, और इंडियन डेलीगेशन ने उस डिबेट में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। इसकी जो हेडलाइन है वो आपको तमाम पाकिस्तानी अखबारों में मिलेगी, उसमें डॉन, ट्रिब्यून, तो नेशन, तो एक्सप्रेस, तो जो भी है वो सब में आपको उसकी मिल जाएगी। कोई भी ऐसा अखबार नहीं है जिसमें इसकी हेडलाइन नहीं लगी हुई, और आपको एक भी इंडियन अखबार नहीं मिलेगा जिसके अंदर इसकी हेडलाइन लगी। अब ये कहानी है क्या? हिंदुस्तान की साइड से अच्छा, इसमें जो टॉपिक रखा गया था मूसा हिराज साहब की तरफ से, जो प्रपोज था वो ये था कि ये सही में रखें कि मूसा हिराज एक पाकिस्तानी बड़े प्रोमिनेंट तो इतने नहीं है, लेकिन एक बड़े पढ़े लिखे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, हिराज साहब,
जिन्होंने दुनिया की हर बेहतर यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है। तो हेरात साहब के ये साहिबजादे हैं, पढ़ा लिखा ये ख़ानदान है। अलबत्ता जो स्टूडेंट्स हैं ऑक्सफोर्ड के, वो मुझे मुसलसल ये बता रहे हैं, गुज़िश्ता कई दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि मूसा हेराज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे के तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो पीएसए पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन हैं, उनके बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं चीदा चीदा यूनिवर्सिटी में, उनको भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कल्टिवेट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से वो मूसा हेराज के बारे में भी लोगों को ये शक है, हकीकत तो किसी को नहीं पता हो, लेकिन उनके बारे में ये एक शक है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब। अगर वो शक है तो जो उन्होंने टॉपिक यहाँ सजेस्ट किया है, उससे कम से कम इस शक को खासी तकवीत मिलती है। बिकॉज उन्होंने यहाँ टॉपिक ये प्रपोज किया कि इन द ओपिनियन ऑफ दिस हाउस, इंडियन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान इज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी सोल्ड एज सिक्योरिटी पॉलिसी। यानी हिंदुस्तान की जो पाकिस्तान की तरफ एक सारी की सारी हिकमत अमली है, ये एक सियासी हिकमत अमली है जिसको एक सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के तौर पे हिंदुस्तान सेल करता है। इस आर्गुमेंट में ऐसे बहुत जान है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको एक डिबेटिंग शक्ल वहाँ पे देने की कोशिश की गई। और इसमें हिंदुस्तान की साइड, अच्छा पाकिस्तान की साइड से इसमें आ रहे थे पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ज़ुबैर हयात साहब, जो हमेशा थिंक टैंक्स में बहुत बोलते रहे। उनके अलावा पाकिस्तान की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खर साहिबा, और पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर टू ब्रिटेन, मेरा ख्याल है फैसल, डॉक्टर फैसल, जो रिटायर हो गए, मेरा ख्याल है वही डॉक्टर फैसल है। हिंदुस्तान की तरफ से डेलीगेशन जो आ रहा था उसमें हिंदुस्तान के फॉर्मर चीफ जनरल नरवाने, उसके अलावा हिंदुस्तान के एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रेटिजिक थिंकर हैं, राइटर हैं, थिंक टैंकर हैं सुब्रमण्यम सवामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम सवामी मेरे ख्याल है, और साचन पायलट जो कांग्रेस के एक लीडर हैं, लेकिन कहा जाता है कि ही वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा, और वो एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी किसी स्टेट में रहे हैं। तो वो इंडिया की साइड से डेलीगेशन ने आना था और उन्होंने एंड टाइम पे उसका इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान में बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान में आर्गूमेंट यह है कि हिंदुस्तानी समझते हैं कि उनका नैरेटिव बड़ा कमज़ोर है, एंड टाइम पे उनको सांप सूख गया है, वो डर गए हैं, उन्होंने वहाँ से विड्रॉ कर लिया है, और हिंदुस्तान के अखबारों में उन्होंने इसको इंपॉर्टेंस सिरे से कोई नहीं दी। मैं इसका एक एनालिसिस आपके सामने रखूँ, हिंदुस्तानी डर वर नहीं गए। ये मेरा ख्याल है कि ये जो शुरू में एग्री कर लिया जनरल नरवाने ने और सुब्रमण्यम सवामी ने, साचन पायलट ने, ये इंडिविजुअली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इनसे कॉन्टेक्ट किया होगा, इन्होंने एग्री कर लिया होगा। इसको हिंदुस्तान की हुकूमत का शुरू में वेट नहीं हुआ, इसको उनको मौका नहीं मिला होगा, अप्रूवल नहीं मिला होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, मुझे ये पता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की गुज़श्ता कई बरस से पोजीशन ये है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने हाई लेवल कॉन्टैक्ट ही नहीं करने, ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। और जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को रिनाउंस नहीं करता, उन्होंने पाकिस्तान के साथ हाई लेवल कॉन्टैक्ट नहीं करने। ये एक बहुत हाई लेवल इंटरेक्शन था बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी डेलीगेशन, जिसकी ऑलमोस्ट सरकारी किस्म की शक्ल बन जाती है कि इंडिया के फॉर्मर चीफ, पाकिस्तान के फॉर्मर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनाब ज़ुबैर हयात, वो आपस में खड़े डिबेट कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम में ऑक्सफोर्ड से लेजिटिमेसी मिलती है। जब इंडिया की गवर्नमेंट को ठीक तरह से समझ आया, और कुछ एविडेंस इसकी है कि उन्होंने सजेस्ट किया कि जनरल नरवाने और सुब्रमण्यम सवामी की जगह लोअर यानी मशहूर लोग हों जिनकी इतनी इंपॉर्टेंस ना हो इंडियन सिस्टम में, उनको ऑक्सफोर्ड में ये डिबेट करवाई जाए। लेकिन पाकिस्तानी साइड तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारा डेलीगेशन बहुत हाई स्टेटस का, इंडियन डेलीगेशन हम इतने लो लेवल का एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए ये चीज़ फ्लॉप हो गई। इंडियन गवर्नमेंट की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान के साथ जो है अपने डील ही नहीं करना, अदरवाइज़ उन्होंने आके बहुत शोर मचाना था। और इसमें दो बंदे जो है इंडिया के जो डेलीगेशन था इसमें बहुत स्ट्रांगली आर्टिकुलेटेड हैं, मैं समझता हूँ। एक तो सुब्रमण्यम सवामी और दूसरे साचन पायलट जो है, ये बहुत डिबेटिंग कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये मसला वो है कि वो कहते हैं कि इनसे इंटरेक्शन ही नहीं करना। अब आए इस चीज़ के ऊपर जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग है कि पोप जो है कैथोलिक वर्ल्ड के पोप लियो, जो अमेरिकन है, पहले पोप हैं जो अमेरिकन है, वो अपने पहले ग्लोबल ट्रिप के ऊपर निकले हैं। और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को बड़ी परेशानी है कि इस ट्रिप में ये क्या कहेंगे। उसकी वजह ये है कि पोप की पोजीशन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के सख्त खिलाफ है। पोप की पोजीशन ये है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं कि तब्दीली आना नहीं है, तब्दीली आ गई है। वो कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी नहीं है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रही है, पीस मील तरीके से हो रही है। कहीं गजा में हो रही है, कहीं यूक्रेन में हो रही है, कहीं और हो रही है, और ये ह्यूमैनिटी के लिए ख़तरा है। पोप ये समझते हैं कि जो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उनकी जो ओवर एम्बिशन है और उनकी जो सेल्फिश इंटरेस्ट की परस्यूट है, वो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इसका रास्ता रुकना चाहिए। और ज़ाहिर है ज़ायनिस्ट भी बहुत परेशान है। और पोप सबसे पहले तुर्की पहुँचे, जहाँ पर रजब तैयब एर्दोगान ने उनको वेलकम किया है।
اور رجب طیب ایردوان نے بہت کہا ہے کہ میں بہت ان سے متاثر ہوا ہوں ان کی اسرائیل کے ان کی جو غزہ پہ جو پوزیشن ہے پیلسٹینین ایشو کے اوپر۔ سپٹمبر میں پوپ نے اسرائیل کے پریزیڈنٹ اسحاق ہرزوگ سے بھی ملاقات کی تھی، وہ بھی خاصی کرٹیکل، انہوں نے ان کو اپنا ایک فیڈ بیک جو تھا اس حوالے سے دیا تھا۔ اور اس کے بعد پوپ یہاں سے لیبنان جائیں گے، جہاں مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی سگنیفیکنس پھر بات کروں گا، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ تھینک یو۔